के लिए हमारे पास एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप आ गया है जो इंटीजर्स पे कंप्राइज नहीं करता, वो है एक कर्व। और इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको पता है हर पॉइंट क्या होता है कर्व का, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना। तो हर एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें आप इस कर्व का, तो ये सारे पॉइंट्स मिलके एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। अगर आप इनके दरमियान एक ऐड ऑपरेशन खुद से डिफाइन करें, अब वो ऑपरेशन की भी कोई तुक नहीं बनती, वो ऑपरेशन उसको एडिशन नाम दिया गया है। जिस तरह हमने पहले कल बात की थी ना कि कॉन्टिन्यूस एडिशन और डिस्क्रीट एडिशन, यानी कि जो मॉड मॉड एन एडिशन होती है, वो टोटली डिफरेंट चीजें हैं। आप उनको विजुलाइज वो सेम तरह नहीं होती। इसी तरह एक, अगर आप एक कर्व, ये एक खास कर्व है, कहां से आया उस पर बात करते हैं। एक खास कर्व है और कर्व के पॉइंट्स हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। उन पॉइंट्स को ले लें और उन पॉइंट्स के दरमियान एक ऑपरेशन डिफाइन कर दें कि बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान वो ऑपरेशन परफॉर्म हो और तीसरा पॉइंट आपको मिल जाए पी और क्यू। और ऑपरेशन को हम ऐड का नाम देते हैं। तो पी और क्यू को ऐड किया जाए और आर आपको मिल जाए। तो ये ऑपरेशन ये ऑपरेशन अलोंग विद द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, ये मिलके आपको देते हैं क्या। आपको पता है पॉइंट्स ऑन दिस कर्व सेट एलिमेंट्स हैं और ऑपरेशन इन के साथ बाइनरी ऑपरेटर है। तो आपको पता है एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेटर आपको क्या देते हैं, एक ग्रुप, प्रोवाइडेड कि कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हों। और मजे की बात यह है कि इस कर्व के पॉइंट्स और इस ऑपरेशन के लिए वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं। तो ये कर्व और ये पॉइंट्स हमारे पास मिलके एक ग्रुप देते हैं, एडिटिव ग्रुप। और लकीली वो ग्रुप है भी साइक्लिक ग्रुप, जो हमने पिछली दफा साइक्लिक ग्रुप की बात की थी, वो लकीली ग्रुप है भी साइक्लिक ग्रुप। तो उसके अंदर डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम यूज किया जा सके लिए वो इफेक्टिव है। लिहाजा आप बजाय इंटीजर्स के आप इस कर्व के पॉइंट्स के ऊपर आरएसए या डिफी हेलमैन, सॉरी आरएसए कह रहा हूँ, डिफी हेलमैन या एल्गामाल या कोई भी डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम का बेस्ड एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। ये हमारा सारी बात है। और ये अब एलिप्टिक कर्व क्या है। एलिप्टिक कर्व बेसिकली जस्ट एक कर्व है, जिस तरह कोई भी कर्व होता है। और आपको पता है एलिप्स की इक्वेशन, ये एलिप्स नहीं है लेकिन एलिप्स की इक्वेशन की तरह की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को आप एलिप्टिक कर्व कहते हैं। अब इसके नॉमेनक्लेचर पे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एलिप्स है नहीं है, लेकिन हम जस्ट इसको यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक एलिप्टिक कर्व नाम पे आप फोकस ना करें, पर्टिकुलरली आपने इस इक्वेशन पे फोकस करना है। तो कोई भी कर्व जिसके पॉइंट्स इस इक्वेशन से डिफाइन हो सके वो एलिप्टिक कर्व है, बात खत्म। मैंने कहा इस मत सोचें कि कहाँ से आया, उसके पीछे पूरी मैथ्स की रिसर्च। लेकिन लकीली ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ये कर्व है जिसकी इक्वेशन है, जो भी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे एलिप्टिक कर्व पे होंगे। इस कर्व का मतलब है कि इसमें ए और बी ये ट्यूनेबल पैरामीटर्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज जो प्रॉब्लम करते हैं। उनके अलावा उस पर बाद में आएंगे। अभी आप समझें कुछ भी हो सकता है, ए बी, फॉर एग्जाम्पल A-3 ले लो और बी को 3 ले लो, तो ये इस शेप का कर्व बनता है। और इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि आपको पता है स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस में होता है ना। तो एक साइड इस कर्व की हमें यहाँ पे विजिबल है क्योंकि इस टूल का ये मसला है। लेकिन मैं उसको मेकअप करने के लिए इसकी एक और दो लाइंस बना देता हूँ और दूसरे में इसका माइनस वाला बना देता हूँ, ठीक है। तो वही x³ -x+1, और इस दफा माइनस साइन के साथ कर देता हूँ। हम्म, आपको पता है स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस होता है ना। तो ये अब देखें, अब ये वही कर्व आ गया। ये एक बेसिकली एलिप्टिक कर्व है जो हमने जिसमें ए की वैल्यू क्या लिया, -1, और बी जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या ली है, 1। तो हमने दो पैरामीटर्स -1 और 1 ए से एलिप्टिक कर्व बना दिया, ठीक है ना। तो बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे ग्रुप के सेट के एलिमेंट्स हैं जिन पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो अब बेसिक याद रखें जेन में गोल कि हमने एक साइक्लिक ग्रुप ढूंढना है। और उस साइक्लिक ग्रुप में डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम अगर इफेक्टिव हुआ तो हमारा काम खत्म। हम उस डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे बेस्ड अपने एल्गोस डिफाइन कर देंगे, डेफी हेलमैन या एल्गमाल, बजाय इंटीजर्स के। अच्छा, अच्छा, अब हमने ग्रुप के पॉइंट्स हमारे सेट बन गए। अब इन सेट एलिमेंट्स के दरमियान हमने ऑपरेशन ढूंढना है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, ये अभी फिर मैं एक्यूरेसी के लिए बता रहा हूँ। अभी जो मैं ये ग्रुप डिफाइन, ये जो कर्व डिफाइन किया, ये मैंने रियल नंबर्स पे किया हुआ है, राइट। और आपको याद है कि रियल नंबर्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं है बल्कि ये एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये कर्व।
और हमें क्रिप्टोग्राफी में फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए होता है, हमें फाइनाइट सेट चाहिए होती हैं, इसलिए हम अल्टीमेटली ये वाला कर्व नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसको डिफाइन करेंगे ओवर फाइनाइट फाइनाइट फील्ड्स, राइट। और उसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जो फाइनाइट फील्ड के अंदर ऑपरेशंस होती हैं, भले वो एडिशन हो या एक्सपोनेंशिएशन हो, उसके कर्व नहीं होते, वो स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं। तो ये कर्व की इसकी जो ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन है, ये रियल नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है। तो हम ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे, उसकी विजुअलाइजेशन ज्योमेट्री में करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑपरेशंस तो अलजेब्राइक है ना, ठीक है ना। तो जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं, जब आपको वो समझ आ गए, तो भले आप इंटीजर्स में परफॉर्म कर लें, ऑल्दो उनकी इस तरह की कर्व या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। ये बात समझ आई है? तो असल में हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रही है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विद इन द फाइनाइट फील्ड। लेकिन उसको हम जब रियल नंबर्स पे देखते हैं, तो हम उसको इस तरह से विजुअलाइज भी कर सकते हैं। सेम इक्वेशन अगर आप फाइनाइट फील्ड के यानी कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अगर रियल नंबर्स की बजाय फाइनाइट सेट से आए, इंटीजर से आए, तो ये इस तरह का कर्व थोड़ी मिलेगा आपको। तो अब हमने क्या बात की थी कि अब जब हमने सेट ऑफ पॉइंट्स, ऑल दो फिलहाल वो पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं, यानी कि रियल नंबर्स में से हैं, ऑल्दो इसके जो पॉइंट्स हैं, आप ये याद रखें, वो इंटीजर नहीं है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको पता है एक्स वाई प्लेन में पॉइंट कैसे डिफाइन होता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट से और वाई कोऑर्डिनेट से, राइट। तो अभी ये कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, और डिस्क्लेमर कि वो पॉइंट्स इस वक्त एक्स वाई दोनों रियल नंबर से आते हैं, इसलिए वो पॉइंट्स इनफाइनाइट है। एनीवेज, अब हम उन पॉइंट्स के दरमियान या सेट के एलिमेंट्स के दरमियान ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, उसको एडिशन का नाम देते हैं। ऑल्दो ये वही बात है, नथिंग लाइक जो नॉर्मल इंटीजर एडिशन है वो नहीं है, लेकिन हम इसको एडिशन ऑपरेशन कह रहे हैं। फर्स्ट ऑपरेटर जो सेट का हम सेट के दरमियान एलिमेंट्स में बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे। अच्छा, तो कैसे डिफाइन है, पहले उसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखें, पी और क्यू, इसको पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं। हमने कर्व के कोई भी दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका ये है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ठीक है। हम एडिशन ऑपरेशन हमने ऐसे डिफाइन किया कि हम दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें और उस लाइन को एक्सटेंड करते जाएं विद इन दिस कर्व। तो इस कर्व को वो हमेशा सिर्फ एक और जगह पे काटेगा, थर्ड पॉइंट उसको हम कहेंगे। तो इस कर्व की प्रॉपर्टी है, ये कर्व है, ये पर्टिकुलरली हमेशा इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद अ स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइन इस कर्व को हमेशा सिर्फ एक और पॉइंट पे काटेगी, जिसको हम थर्ड पॉइंट कह देते हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन। इस तीसरे पॉइंट को आर कह देते हैं। और ये तीसरा पॉइंट पी और क्यू की एडिशन का आंसर नहीं है, बल्कि इसकी रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस इस पी और क्यू की एडिशन का आंसर है। रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस का मतलब पता है ना, कि अगर एक पॉइंट हो जिसकी वैल्यू हो x1 कॉमा y1, एक्स और y कोऑर्डिनेट्स, राइट, तो आप उसका x कोऑर्डिनेट सेम रखें, y कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लें, यानी कि उसका एडिटिव इनवर्स ले लें, एडिटिव इनवर्स को इंटीजर वाला, ठीक है ना। तो आप वो इंटीजर वाला इसको इनवर्स y कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट कर दें, तो उस पॉइंट की क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, यानी कि वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वापस रिकैप करता हूं, अगर दो पॉइंट्स पी और क्यू को ऐड करना है, तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें। ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को एक और पॉइंट पे काटेगी, उस थर्ड पॉइंट को रिफ्लेक्ट करें अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो जो रिफ्लेक्शन आएगा इस थर्ड पॉइंट का, वो हमारा आंसर है फॉर दिस एडिशन। अगर पॉइंट आपने अपने साथ ऐड करना है, तो आपने बजाय वो इंटरसेक्शन के, अब आपने उस लाइन का के साथ टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट को एक्सटेंड करना है। अब टेंजेंट भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, टेंजेंट भी इस कर्व को एक थर्ड पॉइंट पे या एक सेकंड पॉइंट पे इन दिस केस इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट को हम आर बोलते हैं, और उस आर की रिफ्लेक्शन हमारा आंसर होगी। तो अगर आप एक पॉइंट को, if a point is added to its own reflection across x axis, जिसको हम डैश कह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल q प्लस क्यू डैश कर दें, या p प्लस पी डैश कर दें, या r प्लस r डैश, किसी भी पॉइंट को अपने रिफ्लेक्शन अक्रॉस x एक्सिस से ऐड करें, तो ये ओनली सिनेरियो है जो हमारे लिए हेडेक बना रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता। लेकिन यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए, ऑफ कोर्स, जो एलिप्टिक कर्व डिजाइन कर रहे थे,
उन्होंने एक काम किया, एक चीज डिफाइन की। अब ये डेफिनेशन है, इसको समझना आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे कि कहाँ से आई, लेकिन ये उन्होंने डेफिनेशन किया। उन्होंने कहा एलिप्टिक कर्व में ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस कर्व पे हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इस कर्व में एक पॉइंट और है। वो पॉइंट कहाँ पे है? वो पॉइंट इन्फिनिटी पे है। और या वो पॉइंट उन्होंने डिफाइन ऐसे किया कि वो पॉइंट, उस पॉइंट पे ये सारी वर्टिकल लाइंस जाके मिलती हैं। हर पॉइंट से अगर आप वर्टिकल लाइंस मिलाएं तो ये जाके उस पॉइंट पे मिलती हैं, और वो पॉइंट इनके ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि क्योंकि वो पॉइंट इन्फिनिटी पे है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट नहीं है कोई भी, वो बस ओ पॉइंट है, और वो खुद ही अपना रिफ्लेक्शन भी है। ये उन्होंने एक इन्फिनिटी पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब एक कंप्लीटनेस के लिए बात और जरूरी है कि हमने कहा था ना ए और बी आप कुछ भी ले सकते हैं, वो भी सही नहीं था। आप कुछ ए और बी नहीं ले सकते, पर्टिकुलरली वो ए बी जो आपस में मिलके ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें। इसकी इसकी भी आपको जो ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन है वो काफी लेंथी हो जाएगी। सिंपल बात यह है कि अगर आप कि ए बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लें, यानी कि वो इक्वल हो, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर ले, अगर आप फोर ए बी ऐसे ले लें कि 4a³ + 7b² 0 के बराबर आ जाए, तो फिर कर्व की ये शेप नहीं रहेगी, फिर ये कर्व सेल्फ इंटरसेक्टिंग बन जाएगा, ये अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो हमने लाइन वाला ऑपरेशन डिजाइन किया है ये वैलिड नहीं रहेगा इस कर्व में। तो ये एलिप्टिक कर्व की डेफिनेशन है कि वो इस ऐसी इक्वेशन हो उसकी, जो हमने शुरू में एलिप्टिक कर्व डिफाइन किया था, उसको जो डेफिनेशन थी वो हाफ डेफिनेशन या कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी। अब मैं उसको कंप्लीट करता हूँ कि एलिप्टिक कर्व सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अभी एलिप्टिक कर्व ओवर रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो ऑल रियल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, coordinates being real numbers, but a b constrained by this equation, कि वो a b आपस में जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए विद दिस रिलेशन, पहला कंस्ट्रेंट ये है। और एक पॉइंट इस कर्व के अलावा भी है एलिप्टिक कर्व में, जो इमेजिनरी पॉइंट है, जो इंफिनिटी पे लाई करता है वर्टिकली। अब एलिप्टिक कर्व ओवर रियल नंबर्स हमारा कंप्लीटली डिफाइंड है विद द ऑपरेशन। हम आर प्राइम को ओ से ऐड करें तो भी देखें तो क्या मिलता है। आर प्राइम को बाय द वे ओ से अगर ऐड करते हैं, ओ प्लस आर प्राइम, कोई बताएगा? आर प्राइम। जबरदस्त। तो इससे क्या पता चला कि ओ ने हमारा एक और क्या मसला हल कर दिया ग्रुप का। ओ क्या है इस ग्रुप के लिए, एडिशन के लिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो ओ ने हमारे बहुत मसले हल किए। ओ ने हमें सबसे पहले हमें दो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स की एडिशन हल कर दी, और दूसरा ओ इस ग्रुप के लिए बन गया आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मिल गया तो अब इनवर्स भी आइडेंटिटी से ही डिफाइन होता है। कोई भी पॉइंट अपने इनवर्स से ऐड होकर आइडेंटिटी देता है, तो अब किसी भी पॉइंट के लिए इस ग्रुप में इनवर्स क्या होगा? हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस आपका उस पॉइंट के लिए उसका इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, राइट? तो अब इनवर्स निकालना भी आसान हो गया। अगर आपने किसी भी पॉइंट का इनवर्स निकालना है, किसी भी पॉइंट एक्स वाई का इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखें, वाई को फ्लिप कर दें, तो उसका साइन इंटीजर एडिशन का एडिटिव इनवर्स ले लें, इंटीजर का एडिटिव इनवर्स ले लें, तो ये हमें उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा? इनवर्स। तो हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन उस पॉइंट का इनवर्स है। अभी तक जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किए हैं वो हमने ज्योमेट्रिकली किए हैं, लेकिन वो कंप्यूट कैसे होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कंप्यूट बेसिकली अल्जेब्राइकली होंगे, और अल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन अब हमने एडिशन की देखनी है। और अगर अल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन या अल्जेब्राइक कंप्यूटेशन देख लेंगे तो उसका एक और बड़ा फायदा होगा कि आप वो अल्जेब्राइक कंप्यूटेशन फाइनाइट फील्ड में भी कर सकते हैं। अभी तो हम रियल नंबर्स के ऊपर एलिप्टिक कर्व को डिफाइन किया था हमने, अब जब हम उसकी अलजेब्राइक ये जो हमने ज्योमेट्रिक ऑपरेशन देखा है ना, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखी है एक एडिशन ऑपरेशन की, इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए अगर हम अलजेब्राइक ऑपरेशन देख लें कि कैसे ये परफॉर्म होनी है, कैसे ये पॉइंट कंप्यूट होना है, तो हम ये सेम काम फाइनाइट फील्ड में भी कर सकेंगे। ऑल्दो फाइनाइट फील्ड में सेम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन नहीं है कर्व की, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें ये काम कैसे अलजेब्राइकली होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हमने दो पॉइंट्स को मिलाना है, तो बेसिकली कर्व की इक्वेशन तो हमारे पास है ऑलरेडी, कर्व की इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, और लाइन की अगर इक्वेशन आ जाए तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो हमें सोल्यूशन मिलेंगे, कर्व तो
एक कर्व है ना जिसके अंदर ऑपरेशन करने हैं। लाइन तो हर दो पॉइंट्स के लिए अलग होगी एडिशन की। लाइन की इक्वेशन तो कोई मुश्किल नहीं होती, हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल सर टू लाइन की क्वेश्चन स्ट्रेट ही आएगी ना, वो mx प्लस c वाली। एम एक्स प्लस सी। लेकिन m क्या है और c क्या है, ये दो अननोन आ गए ना। m हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है ना, स्लोप निकाल दिया। अब हमारे पास देखें ये जो पॉइंट्स हैं दो x1 y1, ये हमारे पास लाइन को भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, लाइन को सेटिस्फाई जी करते सर। हैं। तो जी आप सर। उसको भी सेटिस्फाई, लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आप लाइन की इक्वेशन में एक दफा x1 y1 प्लग इन करें, एक दफा y1 x2 y2 प्लग इन करें, तो दोनों दफा लाइन की इक्वेशन में से आपको सिर्फ दो अननोन रह जाएंगे ना, m एंड c। आपने उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन किया ना, आपने उसको कहा कि देखें अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक का फर्क समझ आ रहा है ना, आपने स्लोप निकाली है उस लाइन की, ठीक है ना, वर्टिकल डिवाइड बाय, ठीक है। लेकिन अलजेब्राइकली भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। एक मसला है, अगर वो पॉइंट, अगर वो लाइन टेंजेंट हो तो फिर कैसे आएगा, जिस तरह ताहिर साहब आपने y2 स्लोप निकाली, इस तरह अब कैसे स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे निकलती है। अब टेंजेंट है ये कर्व के साथ, तो आपको पता है टेंजेंट की स्लोप किसी भी पॉइंट पे कर्व की टेंजेंट की स्लोप का एक बड़ा मशहूर नाम है, आप फर्स्ट ईयर या 12th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल बोलते हैं ना। डेरिवेटिव यही तो होता है, डेरिवेटिव आपको क्या देता है, कर्व के किसी पॉइंट, हर पॉइंट पे उसके टेंजेंट की स्लोप देता है। तो आपने इस एलिप्टिक कर्व का डेरिवेटिव लेके उसमें x1 y उस पॉइंट की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स डाल दें तो आपको स्लोप मिल जाएगा, खत्म बात, बहुत अच्छी। ये सब एल्जेब्राइक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद लोगों ने निकाल दिया कि थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा, जिसमें लेमडा यानी कि जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप्स थी वो यहां से आएंगी। लेमडा को इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि इन केस पॉइंट अपने साथ ऐड हो रहा है तो वो लेमडा डेरिवेटिव से आ रहा है और डिफरेंट है, अगर दो पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं तो लेमडा x2 और y2 एंड x1 एंड y1, ठीक है, x2 y1 y2 दोनों चारों को यूज करके आ रहे हैं। अगर आप इस कर्व के पॉइंट्स को लाते हैं फ्रॉम अ फाइनाइट फील्ड, अगर आप इस कर्व की इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आप कहते हैं एक्स वाई, सारे एक्स वाई के पेयर बिलोंग करते हैं एक फाइनाइट सेट को, फाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स को, एक प्राइम नंबर तक। अब प्राइम फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हम एलिप्टिक कर्व को डिफाइन करने जा रहे हैं ओवर फाइनाइट फील्ड्स, यानी कि, और फाइनाइट फील्ड्स आपको याद है या प्राइम थी या एक्सटेंशन थी, और पर्टिकुलरली हम इस केस में ओवर प्राइम फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर आप एलिप्टिक कर्व को प्राइम फील्ड में डिफाइन करने चाहते हैं तो आपको पता है कि इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, उसके सारे पॉइंट्स के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वो बेसिकली आएंगे फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू p-1, राइट। अब ये जो इंटीजर्स हैं, अगर अब इक्वेशन वही है, उसके एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यूज बदल गई हैं, वो इंटीजर्स हैं सिर्फ, एक्स की भी वाई की भी। अब अगर आप इसको प्लग इन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपने y को भी बाउंडेड रखना है इस सेट में, क्लोज्ड रखना है, वो भी इसी सेट को बिलोंग करता है, तो आपने साथ इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है विद मॉड p बीइंग ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है ना। अब देखें, अब इस इक्वेशन को आप प्लॉट करने जाएं तो आपको वैसा कोई कर्व नहीं मिल रहा एलिप्टिक जैसा, मतलब उस शेप का जो हमने अभी तक देखा था, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्क्रीट एक्सपोनेंशिएशन के लिए भी देखी थी कि जब आप उसको डिस्क्रीट कर लेते हैं, मॉड ऑपरेशन कर लेते हैं, तो आपको सेम ज्योमेट्रिक शेप नहीं मिलती फंक्शन की। अब ये एक डिस्क्रीट फंक्शन है, इसकी कोई सेम शेप नहीं है, लेकिन एडिशन ऑपरेशन अभी भी वैलिड है इन अलजेब्राइक टर्म्स में, ठीक है। तो सेम अलजेब्राइक ऑपरेशन आप अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे आप विद इन फाइनाइट फील्ड जीएफपी। फाइनाइट फील्ड क्यों, क्योंकि इसमें अभी भी मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे ऑपरेशन फाइनाइट फील्ड वाले ऑपरेशन अब बन गए। तो अब ये जो y2-1 डिवाइडेड बाय x2-x1, ताहिर साहब ने स्लोप निकालने का तरीका बताया, ये डिवीजन अब कौन सी डिवीजन है, ये जो हमारी इंटीजर डिवीजन होती है वो नहीं है, मतलब जो हमारी हम जो डिवीजन से फेमिलियर हैं यूजुअली कॉन्टिन्यूस केस में रियल नंबर्स वाली, ये वो नहीं है, बल्कि ये मॉड p है जो हम इनवर्स निकालने का
पूरा मेथड है यूक्लिडियन, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन वाला, याद है? हमने देखा एलिप्टिक कर्व ओवर फाइनाइट फील्ड कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर हमने देखा जो फाइनाइट फील्ड के एलिप्टिक कर्व के लिए एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, और हमने फिर देखा कि ये एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है ग्रुप की। इसलिए इस ऑपरेशन के साथ हमारा ये एलिप्टिक कर्व ओवर फाइनाइट फील्ड आपको एक एडिटिव ग्रुप देता है, राइट। अब ये एडिटिव ग्रुप मिल गया है तो इसके अंदर हम डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं फॉर क्रिप्टोग्राफी। तो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम को थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करें तो आपको याद है, आप बेसिकली कंप्यूट क्या करते थे, एक जनरेटर लेते थे और जनरेटर को आप अपने साथ मल्टीप्लाई करते थे। अगर ए टाइम्स तो आप कहते हैं आपने जी रेस टू पावर ए कंप्यूट कर लिया, राइट। तो अब अगर ये आपके पास जी रेस टू पावर ए का रिजल्ट आ जाए कुछ भी, ठीक है, तो आप कहते थे कि इस रिजल्ट से ये ढूंढना ए कंप्यूटेशनली हार्ड है कि कितनी दफा जी को मल्टीप्लाई करने से ए आया था। कंप्यूटेशनली ऑल्दो हार्ड है, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा इंडेक्स कैलकुलस एल्गोरिदम क्वाइट इफेक्टिव है, जो इसको सॉल्व कर लेता है सब एक्सपोनेंशियल टाइम में। अब सेम प्रॉब्लम हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप पे मल्टीप्लिकेशन था, और अभी जो हमने एडिटिव ग्रुप डिफाइन किया एलिप्टिक कर्व का, इसके अंदर जो एलिमेंट्री बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है बेटा? एडिशन। एडिशन का नाम दिया उसे। तो अब हम सेम डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेशन लेते हैं और किसी भी पॉइंट पी को अपने साथ ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से n टाइम्स ऐड करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि आपने इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की है p की। तो जिस तरह जी रेस टू पावर a वहां पे एक्सपोनेंशिएशन थी, तो यहां हम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जो इजी टू कंप्यूट है, ठीक है। इजी टू कंप्यूट क्यों है, ये भी इसके लिए भी आपके पास जिस तरह वहां एक्सपोनेंशिएशन के लिए आप फास्ट एक्सपोनेंशिएशन कह लें या स्केयर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिदम कह लें, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, इस तरह यहाँ पे एडिशन को एफिशिएंटली या लॉगरिथमिक टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पी या लीनियर टाइम विद रिस्पेक्ट टू बिट्स इन पी में किया जा सकता है विद एन एल्गोरिदम कॉल्ड डबल एंड ऐड। जिस तरह वहाँ एक्सपोनेंशिएशन के लिए स्केयर एंड मल्टीप्लाई था ना, तो एडिशन के लिए डबल एंड ऐड कर सकते हैं ना। अगर आपने लेट्स से इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की तो समझ आ गई ना, अगर आप एन टाइम्स एक नंबर को अपने साथ ऐड करते रहते हैं तो आप कहते हैं एन टाइम्स पी, राइट। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो अगर आपने एन टाइम्स पी जी सर। करना है तो नाइव तरीका तो इसका ये होगा कि आप पी को एन टाइम्स अपने साथ ऐड करें। एडिशन वही है जो हमने पीछे देखी थी एलिप्टिक कर्व की ऑपरेशन। लेकिन चलें, अगर नाइव तरीका तो ये था कि आप इसको अपने साथ एन टाइम्स ऐड करें, लेकिन आप एक एफिशिएंट तरीका कर सकते हैं। आप पी प्लस पी कंप्यूट करें, ये टू पी आ गया। क्या आ गया? टू पी। अब टू पी एक और पॉइंट है, अब टू पी पॉइंट को आप अपने साथ ऐड कर दें तो आपको क्या मिला? क्या मिला? टू पी को अपने साथ ऐड कर दें, और 4p। फोर पी को अपने 4p साथ ऐड करें तो क्या मिला? 4p 8p। 8p। एट पी। तो अब आपकी जंप बढ़ती जा रही है एन तक पहुंचने के लिए, तो आप लॉगरिथमिक टाइम में पहुंच जाएंगे ना एन तक, या एन के साथ सॉरी देखें, तो आप लॉगरिथमिक टाइम में पहुंच रहे हैं। लेकिन हम कोर्स हम एन के साथ नहीं देखते, नंबर ऑफ बिट्स इन एन के साथ अगर देखें तो लीनियर टाइम में पहुंच रहे हैं आप एन पी तक, यानी कि ये जो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है ये कंप्यूट कर रहे हैं आप लीनियर टाइम में। लेकिन अगर आपको रिवर्स करना पड़े, यानी कि आपको ये ढूंढ आपको पी गिवन हो और क्यू गिवन हो, यानी कि क्यू जो कि एन पी के बराबर है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन हो एन टाइम्स पी, इंटीजर, एन एक इंटीजर है याद रखें, ये ग्रुप का नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। ग्रुप में तो एडिशन डिफाइंड है। अच्छा, एडिशन ही है ये एन टाइम्स पी, यानी कि एन रिपीटेड एडिशंस, ठीक है। वो एक्सपोनेंशिएशन का की एनएलजी आप देख सकते हैं। तो एनीवेज हमारे पास अगर पी गिवन हो, क्यू गिवन हो, और आपने ढूंढना हो कि पी को अपने साथ कितनी रिपीटेड एडिशन से क्यू मिला है, तो अब ये काम कैसे होगा? ये काम चैलेंजिंग है। एलिप्टिक कर्व्स ओवर प्राइम फील्ड्स आपको साइक्लिक ग्रुप देते हैं, ठीक है। और साइक्लिक ग्रुप देने का मतलब क्या है कि इसमें जरूर कोई जनरेटर पॉइंट होता है। जनरेटर पॉइंट ये कि जो अपने साथ अगर आप रिपीटेडली ऐड करते जाएं, पहले टू पी निकालें तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा, थ्री पी निकालें एक और पॉइंट निकलेगा, फोर पी निकालें एक और। तो वही प्रिमिटिव रूट वाला जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपके पास जनरेटर पॉइंट्स हैं। जब आप उन एक पॉइंट को अपने साथ ऐड करते हैं तो हर स्टेप पे आपको एक डिफरेंट पॉइंट मिलता है,
यहाँ तक कि आप कर्व के सारे पॉइंट्स को स्पैन ना कर लें, साइकिल ना कर लें, लूप ना कर लें। इसलिए एलिप्टिक कर्व्स आपको साइक्लिक ग्रुप्स देते हैं, यानी कि डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम इसमें आप के लिए ये इफेक्टिव है। और डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम इसमें क्या है, रिपीटेड एडिशन या इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है। डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम जब मिल गया तो डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम को जितने एल्गोज यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल की एक्सचेंज के लिए डेफी हेलमैन, ठीक है, अब बजाय इंटीजर्स के ऊपर आप वही एक्सपोनेंशिएशन की जगह इंटीजर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद इन एलिप्टिक कर्व्स। इसी तरह इंक्रिप्शन के लिए तो मैं उसको रिपीट नहीं करता, वही एल्गोरिथम्स हैं डिफी हेलमैन, अब वो डिफाइंड है फॉर एलिप्टिक कर्व्स। इसी तरह इंक्रिप्शन के लिए अगर एल्गमाल है तो वही डिफाइंड है फॉर एलिप्टिक कर्व्स। और इंटरेस्टिंगली जो डिस्क्रीट लॉग यानी कि आप रिपीटेड एक्सपोनेंशिएशन से अगर जो नंबर जनरेट करते थे वो एज अ रैंडम नंबर्स भी यूज हो सकते थे। आपकी असाइनमेंट भी इसके बारे में है। तो यहाँ पे भी जो आपके एडिशन रिपीटेड एडिशन से नंबर्स जनरेट होते हैं, उनके आप कोई एक कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं फॉर रैंडम एज रैंडम नंबर्स। तो मैथ्स तो सारी डिफाइंड है। अब लास्ट बात यह है कि हमें इससे मिला क्या। डिस्क्रीट लॉग इंटीजर्स के ऊपर मसला क्या था कि आपके पास इंडेक्स कैलकुलस एल्गोरिदम से सॉल्व करने के लिए, जो कि बेसिकली किसी भी नंबर को रैंडमली एक्सपोनेंशिएशन करता था और नंबर्स को फैक्टराइज करता था प्राइम फैक्टर्स में। और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी थी कि अक्सर नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन बाउंडेड बाय अ स्मॉल नंबर थी, वो फैक्टर बेस में थे प्राइम फैक्टर्स। तो यहां से आप इसके लॉग टेबल मेंटेन कर लेते थे और उसको यूज करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके लॉग इंटीजर का निकाल लेते थे जिसका रिक्वायर्ड होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे स्मूथ नंबर्स की, वो काम आप नहीं कर सकते। आप कोई किसी भी रैंडमली आप पॉइंट्स को उठा के स्प्लिट नहीं कर सकते क्यू आर में, ताकि आप उसके लॉग मेंटेन करें और फिर आगे इवेंचुअली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें लॉग की वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करते हुए। तो क्योंकि आपके पास वो इंटीजर प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपके जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर नहीं है बल्कि ग्रुप कर्व के पॉइंट्स, और वो इंटीजर की वो वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करते फॉर फैक्टराइजेशन एंड लॉगरिथम, तो आपका इंडेक्स कैलकुलस इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे वही फॉल बैक करना पड़ेगा बाकी एल्गोरिदम्स पे या ट्रायल एंड एरर पे। इसलिए आपको जो सॉल्व करने के लिए सब एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी आपके पास, सब एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व करने का कोई एल्गोरिदम नहीं है। तो सेम की लेंस जो अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स कैलकुलस आपके पास थी वो अभी भी इफेक्टिव है। और इसमें एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटीज आएंगी। एक इंपॉर्टेंट बड़ी बात है कि एक जो कर्व्स जो है ना, अभी तक हमने देखा इसकी डेफिनेशन काफी कम्प्लेक्स मैथ्स पे बेस्ड है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये एक बुरी बात है, क्योंकि इसकी वजह से इसमें अननोन वीकनेसेस हो सकती हैं और अक्सर निकलती हैं। अक्सर कर्व्स होते हैं जिनके जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं कर्व के, ए बी, या फाइनाइट फील्ड जिससे आप उसके नंबर्स ले रहे हैं, और इवन द जनरेटर पॉइंट पी जिसको आपने इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है फॉर डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। ये पैरामीटर्स अगर कुछ ऐसे सिलेक्ट हो सकते हैं जो आपको वीक कर्व दें। वीक कर्व में काफी बैकडोर्स भी हो सकते हैं, वीकनेसेस भी हो सकती हैं। मसलन कोई कर्व ऐसा मिल सकता है आपको जिसके पॉइंट्स सारे मैप होते हो किसी इंटीजर नंबर पे, और जो उनके ऑपरेशन है वो भी वो जो ऑपरेशन है वो भी मैप हो सकें, कि ऑपरेशन से जो आंसर आता है वो भी मैपिंग उन उसमें एप्लीकेबल रहे। एनीवेज हमारे स्कोप से बाहर है वो बात, लेकिन इसलिए ये केयरफुली चोजन वैल्यूज यूज करते हैं यूजुअली लोग पैरामीटर्स की, और इनको स्टैंडर्ड कर्व्स कहते हैं जो निस्ट पब्लिश करती है कि आप ए ये यूज करें कर्व की इक्वेशन में, बी यूज करें, इस फाइनाइट फील्ड से आप कर्व के पॉइंट्स लें, और ये वाला जनरेटर पॉइंट लें आप फॉर रिपीटेड एडिशन या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। और ये स्टैंडर्ड कर्व्स यूजुअली निस्ट डिफाइन करती है, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन चॉइसेस होनी चाहिए, और कभी नहीं भी होती हैं। आपकी वीडियो भी इस बारे में है कि उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं। और इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लोगों का इसमें कम रहा है इसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, क्योंकि जितना कम्प्लेक्स होगा उसमें अननोन वीकनेस होने का चांस होगा, जितने कम लोग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो होपफुली मेरे ख्याल में क्लियर है।